नायडू का जन्म 20 अप्रैल 1950 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के नारावरपल्ले में नारा खर्जुरा नायडू और उनकी पत्नी अमन्मा के घर एक कृषक परिवार में हुआ था। उनका एक छोटा भाई नारा राममूर्ति नायडू और दो छोटी बहनें हैं। नायडू को विटिलिगो है जो एक ऑटोइम्यून बीमारी है जो त्वचा पर सफेद धब्बे का कारण बनती है। चूंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए नायडू ने कक्षा 5 तक शेषपुरम में प्राथमिक विद्यालय और कक्षा 10 तक चंद्रगिरी सरकारी हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने 1972 में श्री वेंकटेश्वर आर्ट्स कॉलेज तिरुपति से बीए की डिग्री पूरी की। बाद में उन्होंने श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1974 में प्रोफेसर डॉ.डी.एल. नारायण के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी पीएचडी पर काम शुरू किया। प्रोफेसर एन.जी. रंगा के आर्थिक विचार विषय पर पीएचडी पूरी नहीं की। राजनीतिक कैरियर नायडू ने अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई के दौरान श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में एक छात्र संघ नेता के रूप में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू की। 1975 में वह भारतीय युवा कांग्रेस में शामिल हो गए और पुलिचेरला में इसके स्थानीय अध्याय के अध्यक्ष बने। 1975 में देश पर आपातकाल लागू होने के बाद वह संजय गांधी के समर्थक बन गए। एन.जी. रंगा की मदद से नायडू ने युवाओं के लिए 20% कोटा के तहत कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी हासिल की और 1978 के विधानसभा चुनावों में चंद्रगिरी निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधानसभा एमएलए के सदस्य बन गए। उन्होंने शुरुआत में आंध्र प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम के निदेशक के रूप में कार्य किया। बाद में उन्हें टी अंजिया की सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया। 1980 और 1983 के बीच नायडू ने राज्य सरकार में अभिलेखागार, छायांकन, तकनीकी शिक्षा और लघु सिंचाई सहित विभिन्न विभागों का कार्यभार संभाला। वह उस समय आंध्र प्रदेश में 28 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के विधायक और 30 साल की उम्र में मंत्री बने। सिनेमेटोग्राफी मंत्री के रूप में नायडू तेलुगु सिनेमा के लोकप्रिय फिल्म स्टार एन.टी. रामाराव के संपर्क में आए। सितंबर 1981 में उन्होंने राव की दूसरी बेटी भुवनेश्वरी से शादी की। 1982 में एन.टी. रामाराव, जिन्हें एनटीआर के नाम से भी जाना जाता है, ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) का गठन किया और 1983 में हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। चंद्रबाबू नायडू, जो उनके दामाद थे, कांग्रेस पार्टी में बने रहे और उन्होंने अपने ससुर के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत भी की। हालांकि नायडू चंद्रगिरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में टीडीपी उम्मीदवार से हार गए थे। इसके तुरंत बाद वह तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। प्रारंभ में नायडू ने खुद को पार्टी के काम में शामिल किया, प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए और सदस्यता रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत किया। उन्होंने 1984 के अगस्त में नादेंडला भास्कर राव के तख्तापलट से उत्पन्न सरकार संकट के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई। एनटीआर ने 1986 में नायडू को टीडीपी का महासचिव नियुक्त किया। विधायी कैरियर 1989 से 1995। 1989 के विधानसभा चुनाव में नायडू ने टीडीपी उम्मीदवार के रूप में कुप्पम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और 5000 वोटों से जीत हासिल की। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव में सत्ता हासिल कर ली थी, इसलिए नायडू को विपक्ष में बैठना पड़ा। रामाराव ने उन्हें टीडीपी के समन्वयक के रूप में नियुक्त किया, जिस क्षमता से उन्होंने विधानसभा में पार्टी के मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाई, जिससे उन्हें पार्टी और जनता दोनों से व्यापक सराहना मिली। इस चरण के दौरान विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह उनकी भूमिका पार्टी की बात की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक थी। नायडू ने 1994 का चुनाव कुप्पम निर्वाचन क्षेत्र से जीता। वह एन.टी. रामाराव के मंत्रालय में वित्त और राजस्व मंत्री बने। आंध्र प्रदेश के
मुख्यमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल 1995 से 1999। 1 सितंबर 1995 को एनटी रामाराव के नेतृत्व के खिलाफ एक सफल तख्तापलट के बाद 45 वर्ष की आयु में नायडू ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पार्टी और सरकार में एनटीआर की दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती की विवादास्पद भूमिका से आंतरिक विद्रोह शुरू हो गया था। नायडू अधिकांश विधायकों का समर्थन हासिल करने में सफल रहे। हालांकि नायडू ने पहले से ही पद पर रहते हुए खुद को टीडीपी के नेता और मुख्यमंत्री के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया। नायडू ने टीडीपी को एनटीआर की विरासत के रूप में आगे बढ़ाया है और इसे मजबूत बनाया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल 1999 से 2004। कपड़ा उद्योग में कारखाने के श्रमिकों के साथ चंद्रबाबू नायडू। नायडू एक कपड़ा फैक्ट्री में श्रमिकों से बात कर रहे हैं। 1999 के राज्य विधानमंडल चुनावों में चंद्रबाबू नायडू ने राज्य विधानसभा की 294 सीटों में से 180 सीटें हासिल करके अपनी पार्टी को जीत दिलाई। इसके अतिरिक्त टीडीपी ने संसद चुनावों में 42 में से 29 सीटें जीती। लोकसभा में टीडीपी की संख्या ने इसे न केवल भाजपा के सहयोगियों में सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, बल्कि लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी भी बना दी। ये चुनाव नायडू के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थे, क्योंकि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री और टीडीपी के अध्यक्ष दोनों के रूप में उनकी वैधता की एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में कार्य किया। सत्ता में उनकी वापसी पर मीडिया ने उन्हें मजबूत चुनावी जनादेश हासिल करने वाले पहले आर्थिक सुधारक के रूप में सराहा। हत्या के प्रयास 1 अक्टूबर 2003 को नायडू तिरुपति में अलीपिरी टोलगेट के पास पीपुल्स वॉर ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) द्वारा किए गए एक बारूदी सुरंग विस्फोट में बच गए। 7 पहाड़ियों पर भगवान वेंकटेश्वर के ब्रह्मोत्सवम के वार्षिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए तिरुमाला जा रहे मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला किया गया। कुल 17 क्लेमोर खदानें लगाई गईं, जिनमें से 9 में विस्फोट हो गया। नायडू देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी हत्या के लिए अतिवामपंथी नक्सलियों ने निशाना बनाया था। विस्फोट की गंभीरता को देखते हुए मामूली चोटों के साथ नायडू का बचना चमत्कारी माना गया। पीडब्ल्यूजी ने दावा किया कि उसने विश्व बैंक एजेंट होने के कारण उन पर हमला किया। राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका दिल्ली में गैर कांग्रेसी गठबंधन राजनीति के प्रभुत्व वाली इस अवधि 1996 से 2004 के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में चंद्रबाबू नायडू की भागीदारी उल्लेखनीय है। 1996 के संसदीय चुनावों के बाद उन्होंने संयुक्त मोर्चा के संयोजक की भूमिका निभाई, जिसमें 13 राजनीतिक दलों का गठबंधन था जिसने केंद्र में सत्ता हासिल की। गठबंधन सरकार का नेतृत्व 1996 और 1998 के बीच एचडी देवेगौड़ा और बाद में आईके गुजराल ने किया था। संयुक्त मोर्चा का मुख्यालय नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश भवन में था। इसके बाद 1999 के लोकसभा चुनावों के बाद राष्ट्रीय मामलों में चंद्रबाबू नायडू का महत्व बढ़ गया। टीडीपी और भाजपा, जिनके बीच राज्य में चुनाव पूर्व समझौता था, ने मिलकर 42 में से 36 सांसद जीते। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी ने एबी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार को अपने 29 सांसदों का समर्थन दिया। टीडीपी सरकार में शामिल नहीं हुई, केवल मुद्दा आधारित समर्थन दिया। नायडू ने दावा किया कि हालांकि वाजपेयी ने उनकी पार्टी को 8 कैबिनेट मंत्री पद की पेशकश की थी, लेकिन टीडीपी केंद्रीय मंत्रिमंडल से दूर रही और एनडीए सरकार को बाहरी समर्थन की पेशकश की। विपक्ष के नेता 2004 से 2014 नायडू ने उन पर हत्या के प्रयास के तुरंत बाद राज्य विधानसभा को भंग कर दिया। राज्य में चुनाव अप्रैल
2004 में संसदीय चुनावों के साथ हुए थे। टीडीपी सरकार को उच्च बिजली दरों और कृषि क्षेत्र को समर्थन की कमी के कारण सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। इसके अलावा नवगठित कांग्रेस आई टीआरएस गठबंधन ने तेलंगाना में टीडीपी की लोकप्रियता के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। तेलुगु देशम पार्टी राज्य और लोकसभा दोनों चुनावों में हार गई। कांग्रेस पार्टी ने 185 सीटें जीती, जबकि टीडीपी विधानसभा में 47 सीटों पर सिमट गई, जो पार्टी के चुनावी इतिहास में सबसे कम है। टीडीपी ने संसद की 42 में से केवल 5 सीटें जीतीं। नायडू को लगा कि पिछले साल आंध्र प्रदेश में पड़ा भयंकर सूखा और साथ ही चुनाव का समय आगे बढ़ाना उनकी आश्चर्यजनक हार का प्रमुख कारण था। 2009 के विधानसभा और संसदीय चुनावों में नायडू को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोकप्रिय अभिनेता चिरंजीवी ने प्रजा राज्यम पार्टी बनाई और चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले में बदल दिया। टीडीपी, जिसने इस बार टीआरएस के साथ गठबंधन किया था, एक बार फिर मौजूदा कांग्रेस पार्टी से हार गई। टीडीपी को विधानसभा में 92 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 156 सीटें मिली, जो विधानसभा में बहुत कम बहुमत था। चिरंजीवी की प्रजा राज्यम ने 18 सीटों पर जीत हासिल की। नायडू ने अपनी पार्टी की हार के लिए चिरंजीवी के राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश को जिम्मेदार ठहराया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 2014-2019 विभाजन के बाद 2014 में नवगठित राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव हुए। नायडू ने भाजपा और जन सेना पार्टी के साथ फिर से गठबंधन बनाया और 175 सीटों में से 102 सीटें जीतकर विभाजित शेष आंध्र प्रदेश राज्य में सत्ता में वापसी की। टीडीपी ने 16 लोकसभा सीटें भी जीतीं। नायडू ने गुंटूर के पास आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय के मैदान में मंगलगिरी में शेष आंध्र प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनकी पार्टी केंद्र में एनडीए सरकार में शामिल हुई और केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2 विभाग संभाले। राज्य में 2 कैबिनेट सीटें भाजपा को आवंटित की गई। नए राज्य में मुख्यमंत्री को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के नवोदित राज्य को राजधानी के बिना छोड़ दिया गया था और एक प्रमुख आर्थिक केंद्र से वंचित कर दिया गया था। नायडू ने विजयवाड़ा के पास कृष्णा नदी के दक्षिणी किनारे पर अमरावती नाम से एक नई राजधानी का निर्माण शुरू किया। नायडू के कार्यकाल के दौरान राज्य ने 2015 से देश में विश्व बैंक की व्यापार सुगमता रैंकिंग में शीर्ष रैंकिंग हासिल की। राज्य ने किया मोटर्स, इसूजू मोटर्स, पेप्सी, मोंडेलेज और फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनियों को आकर्षित किया। 2015 कैश फॉरवर्ड घोटाला नायडू का नाम कैश फॉरवर्ड घोटाले में सामने आया था, जो 2015 के तेलंगाना विधान परिषद चुनावों में वोट खरीदने के लिए टीडीपी की कथित भूमिका से संबंधित है। इसकी शुरुआत तब हुई जब तेलंगाना राज्य के टीडीपी नेता मीडिया में प्रसारित वीडियो फुटेज में कथित तौर पर एक नामांकित विधायक एल्विस स्टीफेंसन को 2015 के परिषद चुनावों में वोट के लिए रिश्वत की पेशकश करते हुए पकड़े गए। तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने दावा किया कि उसके पास रिकॉर्डेड टेलीफोनिक बातचीत है, जो कथित तौर पर एल्विस स्टीफेंसन और टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, के बीच हुई थी। टीआरएस, अब बीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी दोनों ने मांग की कि मामले में नायडू का नाम होना चाहिए। हालांकि एसीबी और बाद में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपने आरोप पत्र में इस मामले में आरोपी के रूप में नायडू का नाम नहीं लिया, क्योंकि उन्हें यह साबित करने के लिए सबूत नहीं मिले कि पैसे स्टीवेंसन के आदेश पर भेजे गए थे। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे का विरोध मार्च 2018 में टीडीपी ने आंध्र को विशेष श्रेणी का दर्जा एससीएस के मुद्दे पर प्रधान
मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से अपने 2 मंत्रियों को वापस ले लिया। पिछली कांग्रेस सरकार ने एपी पुनर्गठन विधेयक के पारित होने के दौरान संसद में एससीएस का वादा किया था। इसके बाद एससीएस के इनकार से आंध्र प्रदेश पर हुए अन्याय के कारण नायडू ने टीडीपी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से अलग होने की घोषणा की। 2016 में नायडू ने पहले तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने के बजाय वित्तीय पैकेज के संबंध में की गई घोषणा पर सहमति व्यक्त की थी। इस पृष्ठभूमि में सत्तारूढ़ टीडीपी के एनडीए से हटने के फैसले को विशेष श्रेणी का दर्जा पूरा न करने को लेकर विपक्ष की बढ़ती आलोचना की राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया। नायडू ने दिल्ली में भूख हड़ताल करके, जिसे धर्म पोराता दीक्षा न्याय के लिए एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन कहा जाता है, इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की। इस घटना ने टीडीपी और भाजपा के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण गिरावट को चिन्हित किया। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में टीडीपी ने 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया। कांग्रेस, टीडीपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से मिलकर बने गठबंधन ने चुनावों में टीआरएस, अब बीआरएस को हराने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ महाकूट में महागठबंधन का गठन किया। यह पहली बार हुआ कि टीडीपी, जिसकी स्थापना 1982 में कांग्रेस विरोधी मंच पर हुई थी, ने कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया। इस अवधि के दौरान नायडू आगामी संसदीय चुनावों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए कांग्रेस के समर्थन के साथ क्षेत्रीय दलों वाले गैर भाजपा गठबंधन की वकालत कर रहे थे। इस प्रयोग को तेलंगाना चुनाव में विफलता का सामना करना पड़ा और के चंद्रशेखर राव की टीआरएस बड़े अंतर से जीत गई। परिणामस्वरूप टीडीपी और कांग्रेस ने 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपने रास्ते अलग कर लिए। कांग्रेस के साथ गठबंधन और उसके परिणाम नायडू के लिए कड़वे परिणाम लेकर आए, जिससे गठबंधन में कथित उतार चढ़ाव के कारण उनकी विश्वसनीयता में काफी गिरावट आई। 2019 के विधानसभा और संसदीय चुनावों में सत्तारूढ़ टीडीपी को वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने निर्णायक रूप से हराया था। वाईएसआरसीपी ने विधानसभा की 175 में से 151 सीटें हासिल करके शानदार जीत हासिल की, जबकि टीडीपी 23 सीटों पर सिमट गई। लोकसभा में टीडीपी ने 3 सीटें जीतीं, जबकि वाईएसआरसीपी ने शेष 22 सीटें हासिल की। नायडू वर्तमान में 2024 में आगामी चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। संभवतः पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नायडू भी भाजपा का विश्वास हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप और गिरफ्तारी 9 सितंबर 2023 को नायडू को आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग एपीसीआईडी ने 371 करोड़ रुपए की सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें मामले में आरोपी नंबर 37 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 10 सितंबर 2023 को वह एसीबी अदालत में पेश हुए और अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया, जिसके लिए उन्हें राजामहेंद्रवरम की केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। 52 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उन्हें 31 अक्टूबर 2023 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 2024 के राज्य और विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी ने बहुमत हासिल किया और उम्मीद है कि वह आंध्र प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पुरस्कार और मान्यता 8 साल 8 महीने 1995 से 2004 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इंडिया टुडे और 20:20 मीडिया द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण में मिलेनियम के आईटी इंडियन के रूप में नामित किया।
गया टाइम पत्रिका द्वारा साउथ एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित हुए इलिनॉइस के गवर्नर ने उनके सम्मान में नायडू दिवस घोषित किया।